गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अल्फिया नगरीवाला तथागत आईएएस एकेडमी से। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 का जो पार्ट ए है पॉलिटी, उसके 5 मार्कर्स क्वेश्चंस के फॉर्मेट, आंसर के हम फॉर्मेट देखेंगे किस तरीके से 5 मार्कर्स आपको लिखना है। 50 शब्दों की आपके पास वहाँ लिमिट रहेगी। आप 5 से 6 लाइन मैक्स टू मैक्स वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमारे क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि आप इसको लिख कर रख सकते हैं। हम अगले वीडियो में इसका मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है, व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि इंडिया को फेडरल सिस्टम भी कहा गया है, साथ ही साथ कहा गया है कि यूनिटरी, थोड़ा सा यूनिटरी टच भी आ रहा है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसके लिए पहले हम समझते हैं कि फेडरल और यूनिटरी से क्या मतलब होता है। देखिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था, एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। ठीक है, उसका हमने क्या देखा था, क्या डिफरेंस होता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, किस चीज पे बेस्ड रहता है। तो जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है उसके बीच में रिलेशनशिप कैसा है वो डिसाइड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा होगा, पार्लियामेंट्री होगा या प्रेसिडेंशियल। ठीक उसी तरीके से हम देखें कि फेडरल और यूनिटरी में क्या डिफरेंस है। तो ये किस चीज पर बेस्ड रहता है, ये जो बेस्ड होता है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे यूनिटरी की, है ना, यूनिटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है, ऐसा सिस्टम जहां पर जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किसको सौंपी गई है, वो सौंपी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटीज़ होती भी है तो उनको जो पावर मिल रहा है वो किसके द्वारा दिया जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उनको सौंपा जाता है, डेलीगेट किया जाता है। यानी कि जब हम यूनिटरी सिस्टम की बात करेंगे तो मेन जो पावर्स है वो किसके पास है, किसमें समाये हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में समाये हुए हैं। और जबकि हम फेडरल सिस्टम की बात करेंगे तो फेडरल सिस्टम में अगर हम पावर रिलेशनशिप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटीज, इन दोनों में पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के अधिकार जो है वो मेंशन किए जाते हैं, किसको कितने अधिकार मिले हैं, लोकल को कितने, स्टेट को कितने, सेंट्रल को कितने। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं होता है कि वो स्टेट को डेलीगेट करे अपने पावर्स को। ठीक है, ये कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही ये चीज डिसाइड करता है। और दोनों के बीच में या तो बराबर का या तो फिर वो तो जैसा भी है, जो भी बैलेंस रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन करता है। अगर हम फेडरल वर्ड देखें तो ये लैटिन शब्द से जो है इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट। तो हम फेडरल सिस्टम उन सिस्टम को भी बोलते हैं जहां पर बहुत सारे स्टेट्स आपस में ट्रीटी करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, यानी कोई समझौता करते हैं, वो साइन करके जो है वो एक साथ आने का अग्रीमेंट करते हैं कि हम आज से एक देश बनकर हम काम करेंगे। किस लिए, क्योंकि हो सकता है अकेले में उनके पास इतना पावर ना हो, साथ रहकर ज़्यादा पावरफुल हो, खुद को ज़्यादा फॉरेन जो भी होता है फॉरेन स्टेट्स है उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके। तो इसी कारण से वो अग्रीमेंट करते हैं और साथ में आते हैं। जैसा कि कहाँ देखा गया है, यूएसए में देखा गया है, सारे स्टेट्स जो है वो अग्रीमेंट के बेसिस पर आकर जुड़े हैं, इसीलिए वो उनको हम फेडरल सिस्टम बोलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसा कोई भी ट्रीटी अग्रीमेंट नहीं है। इनफैक्ट आर्टिकल 1 में क्या बात कही गई है, आर्टिकल 1 में ये बात कही गई है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। हमारे यहाँ पर स्टेट्स का यूनियन है, स्टेट्स के पास कोई भी अधिकार नहीं है कि वो अलग अलग हो सके, ठीक है, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो स्टेट यूनियन को नहीं छोड़ सकता है, या हम बोले तो वो इंडियन स्टेट से बाहर नहीं हो सकता है, अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने समझा कि यूनिटरी और फेडरल क्या है। अब हम आंसर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आंसर को बिल्कुल ही आपको सिंपल तरीके से रखना है। इंडिया को जो है हम फेडरेशन बोलते हैं विथ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टच। अब ये क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि जो पावर है वो दोनों ही के बीच में, स्टेट और सेंटर, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ही कुछ ऐसा है
पावर ही कुछ ऐसा है डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि हम उसको फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, विथ यूनिटरी टच भी बोलते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में हम उन फीचर्स को मेंशन कर देंगे जिनकी वजह से हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं और यूनिटरी सिस्टम बोलते हैं इंडिया को। तो ऐसे कौन से फीचर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें ये समझ में आता है कि इंडिया जो है वो फेडरेशन है, फेडरल सिस्टम है। तो ऐसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स वहाँ पर मेंशन कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द स्टेट। हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल अथॉरिटीज़ भी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं हम सेंट्रल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, सारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कहाँ पे प्रोवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम वो चीज़ आगे देखेंगे। तो सेंटर और स्टेट हमारे यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट है, ये एक मेन फीचर हो गया फेडरल सिस्टम का। दूसरा, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन है ना, लिखित में है, ओरल नहीं है, जैसे ब्रिटेन में है वैसा नहीं है, हमारे यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर तीसरा हम देखते हैं डिवीजन ऑफ पावर। जो स्टेट है, सेंट्रल है, उन दोनों के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। शेड्यूल 7 में लिस्ट प्रोवाइड की गई है कि कौन से पावर्स कौन सेंट्रल के पास है और कौन से स्टेट के पास है। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो फीचर्स दिए हैं उन्हें अमेंड करना थोड़ा सा, कुछ ऐसे फीचर्स है जिनको अमेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है। उनके अमेंडमेंट के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि आपको स्टेट से भी जो है उसको पास करवाना होगा। जो रिजोल्यूशन है वो मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट से आपको पास करवाना होगा। तो कुछ स्पेशल जो है फीचर्स दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ स्पेशल अमेंडमेंट प्रोसीजर्स है, ठीक है, जो हमारे आर्टिकल 368 में मेंशन किए गए हैं। आप पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर बाइकैमरलिज्म है, यानी कि बाइकैमरलिज्म क्या हो गया कि हमारे यहाँ पे लोकसभा है और राज्यसभा है, दो सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ स्टेट्स, यानी कि रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का भी सेंट्रल गवर्नमेंट में होगा। ये यहाँ पर इंश्योर करता है बाइकैमरलिज्म। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जिससे फेडरलिज्म की भावना छलकती है। वैसे ही अगर हम देखें तो कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हैं। पूरी तरीके से फेडरलिज्म हमारे यहाँ पर नहीं है। तो क्या क्या है यूनिटरी फीचर्स, जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम अगर देखते हैं कि अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया कोई लॉ है, दोनों के लॉ में कुछ मतभेद है, तो कौन सा लॉ प्रिवेल करेगा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल करेगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ इशारा कर रहा है। दूसरा, सिंगल सिटीजनशिप, स्टेट की कोई सिटीजनशिप नहीं होती है। हमारे यहाँ पर सिर्फ एकमात्र सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप। अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सिटीजनशिप नहीं होती है। तो ये क्या हो गया हमारा यूनिटरी फीचर। उसके अलावा हम देखते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर का हुआ करता था, लेकिन अब वो भी नहीं है, वो एक एक्सेप्शन था, पर अब वो भी नहीं है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, और इन सर्विसेज से जो भी लोग अपॉइंट किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं, वो पूरा इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे वो काम करते हैं, उनकी पोस्टिंग हर जगह होती है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी हम देखते हैं हमारे यहाँ पे, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक ही जुडिशरी, हर जगह पे एक ही तरह की जुडिशरी हम देखते हैं। इसके अलावा एक और हम फीचर देख सकते हैं कि ऑडिट मैकेनिज्म जो है, ऑडिट मशीनरी, वो भी कॉमन है। सीएजी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट्स को भी ऑडिट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स है जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ इशारा करते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि फेडरल फीचर्स और यूनिटरी फीचर्स दोनों ही हमारे संविधान में दिए गए हैं, संविधान के द्वारा दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस तरीके से सेंट्रल स्टेट में किया गया है। तो आई होप कि आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं आराम से इसको, ठीक है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन ब्रीफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्या पता होना चाहिए। 7th शेड्यूल पूछा है तो जाहिर सी बात है हमें पता होना चाहिए ना कि पहले तो शेड्यूल क्या होता है ये पता होना चाहिए, कितने शेड्यूल्स है ये भी पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में और भी कोई शेड्यूल आता है तो आप लिख सकते हैं। तीसरी चीज़, यहाँ पर 7th शेड्यूल पूछा गया है, तो
क्या चीज़ें हैं 7th शेड्यूल में? हमने पहले ही देखा कि कुछ ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैंने आपसे बोला भी था कि हम आगे देखेंगे। तो 7th शेड्यूल में वही पावर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। कैसे? देखिए 7th शेड्यूल में क्या चीज़ दी गई है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर कैसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कौन सा किसके पास है, कौन सा आइटम पे कौन लेजिस्लेट कर सकता है, स्टेट किस चीज़ पर और सेंट्रल किस चीज़ पे, वो बताया गया है। ठीक है। एंड द फंक्शंस बिटवीन, है ना, क्या क्या फंक्शंस होंगे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के, है ना, ये भी बताया गया है कि यूनियन कौन सी चीज़ों पे काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कौन सी चीज़ों पे काम करेगा। तो किस माध्यम से बताया गया है? 3 लिस्ट के माध्यम से बताया गया है। 3 तरह की लिस्ट मेंशन की गई है 7th शेड्यूल में। लिस्ट 1 में दिया गया है क्या? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसी आइटम्स हैं, 100 आइटम्स है, जैसे कि क्या क्या हो गया जो इम्पोर्टेंट हमारे यूनियन के हिसाब से, जो यूनियन लेवल पे इम्पोर्टेंट होती है। कम्युनिकेशन हो गया, रेलवेज हो गया, हाईवेज हो गए, डिफेंस हो गया, आर्मी हो गया। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स दिए हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है, लॉज बना सकती है। ठीक है। तो किसके पास पावर है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है इन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना के लेजिस्लेट करने का। दूसरी लिस्ट स्टेट लिस्ट, जिसमें 61 आइटम्स, पहले 66 आइटम्स थी, अब इसमें 61 आइटम्स है। ठीक है, ये मेंशन कर दी गई है। 5 आइटम्स जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा डाल दी गई थी। ठीक है। अब हम देखें स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है लॉज बनाने का, लेजिस्लेट करने का। जैसे पुलिस हो गया, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गई, है ना। तो ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिस पे स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर लेजिस्लेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जब इमरजेंसी लागू होगी तब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो लिस्ट है, जो सब्जेक्ट्स उनमें आइटम्स मेंशन किए गए हैं, उस पर लेजिस्लेट कर सकता है। ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो मेंशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें 52 आइटम्स दिए हैं। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर पार्लियामेंट को भी राइट दिया गया है, साथ ही साथ स्टेट को भी ये राइट दिया गया है लेजिस्लेट करने का। दोनों ही इनके ऊपर लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगेन मैंने पहले भी ये चीज़ मेंशन की थी कि अगर दोनों के बनाए हुए लॉ में, एक्ट्स में कोई मतभेद होता है दोनों के विचारों में, तो किसका लॉ वहाँ पे प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का लॉ, यानी यूनियन द्वारा जो लॉ बनाया गया है वो प्रिवेल करेगा। इसलिए हमने देखा कि सेंटर जो है हमारे यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हमने देखा यूनिटरी टच आ जाता है हमारे यहाँ पे। ठीक है। तो दोनों ही स्टेट इन सब्जेक्ट्स पे कॉन्करेंट के बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी भी कोई परेशानी आती है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का। ठीक है। अब जो इन तीनों लिस्ट में नहीं मेंशन किए गए हैं उन सब्जेक्ट्स पर कौन बना सकता है लॉ? ये जो है रेसिड्यूरी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास दिए गए हैं। किसको दिए गए हैं? ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स पे, आइटम्स पे ये पार्लियामेंट को पावर दिया है आर्टिकल 248 के द्वारा। ठीक है। तो हमने देखा 7th शेड्यूल में क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिवीजन है कि सेंटर को कितना पावर, स्टेट को कितना पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ डिवीजन नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ मेंशंस के कितने पावर किसको मिलेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो है फेडरल सिस्टम नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ पर क्वासी फेडरल सिस्टम आप बोल सकते हैं, या फिर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी टच आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में भी मैंने वही जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड आपसे पूछा है कि यूनिटरी फीचर्स कौन से हैं इंडियन पॉलिटी के, उसको डिस्क्राइब कीजिए। तो 50 मार्क्स में हो सकता है। इसी तरीके से आपको फेडरल फीचर्स कौन से ये भी पूछने को आ जाए, तो आप दोनों ही प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए एक ही टॉपिक से किस तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, है ना, किस किस तरीके से फीचर्स मेंशन किए गए हैं, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मेंशन किया गया है ना। लेकिन हमारे यहाँ पर यूनिटरी फीचर्स जो है वो भी जो है मेंशन किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो वो कौन से फीचर्स है जो यूनिटरी सिस्टम को शो करते हैं? देखिए पहला हमने देखा स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना। किसकी पॉलिसी प्रिवेल करेगी? पार्लियामेंट की पॉलिसी, पार्लियामेंट के लॉ प्रिवेल करेगा अगर कोई भी डिस्प्यूट है पार्लियामेंट और स्टेट के बीच में।
दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे सिंगल है, स्टेट्स के अपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते हैं, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सिटीजनशिप भी सिंगल है हमारे यहाँ पर, स्टेट्स की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं होती है ना, सिटीजन्स को सिर्फ एक ही सिटीजनशिप मिलती है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था यूनिटरी फीचर्स में, फेडरल फीचर्स में, कि रिजिडिटी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ ऐसे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो आसानी से नहीं अमेंड किए जा सकते। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे फीचर्स भी है जो कि पार्लियामेंट बहुत आसानी से अमेंड कर सकता है, तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमने बात की थी, सुप्रीम कोर्ट है ना, फिर हाई कोर्ट, सबसे टॉप ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, और फिर सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाएंगे। तो ये मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको मेंशन किया था। उसके अलावा ऑल इंडिया सर्विसेज, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हमारे यहाँ पर, IAS, IPS, IFS, और इन लोगों की पोस्टिंग जो है, जो भी रिक्रूट होता है यहाँ से, वो ऑल इंडिया लेवल पे होती है। उसके बाद इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी हमने देखा था, मैंने आपको बताया कि CAG द्वारा जो है वो ऑडिट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के हैं अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है। अगेन इमरजेंसी प्रोविजन, मैंने आपको मेंशन किया था, कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस रहते हैं जिसमें कि स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स दिए, जो सब्जेक्ट्स दिए हैं, उन पर लेजिस्लेट करने का पावर किसके पास चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसी सर्कमस्टेंसेस में से एक कौन सी कंडीशन है, इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी होगी, इमरजेंसी लागू अगर हुई है, तो किसके पास पावर चला जाएगा, स्टेट की जगह पूरा पावर सेंट्रल के पास चला जाएगा लेजिस्लेट करने का, ठीक है। देन इंटीग्रेटेड इलेक्शन कमीशन, हमने देखा इलेक्शन कौन करवाता है, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। जो CEC है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, वही जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये यूनिटरी फीचर्स जो है मेंशन किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ठीक है। तो आपने अच्छे से समझ लिया कि किस तरीके से एक ही टॉपिक में से अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप चाहे तो इसमें सेम ऐसे ही फेडरल फीचर्स कौन से मेंशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो भी लिख के भेज सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की ही बात करें, तो हो सकता है 7th की जगह आपसे 11th शेड्यूल भी वहाँ से पूछ लिया जाए। 11th शेड्यूल क्या है, वो किसको पावर जो है, किसके पावर्स वहाँ पर बताया है, और कितने आइटम्स वहाँ पर किए हैं लेजिस्लेट करने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए कितने आइटम्स वहाँ पर मेंशन है, हो सकता है ये पूछ ले। या फिर 12th शेड्यूल, ठीक है, हो सकता है 12th शेड्यूल के बारे में आपको वहाँ से पूछ लिया जाए। तो आप समझ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे कितने यहाँ पर बन सकते हैं, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि 11th में किसके मेंशन है और 12th शेड्यूल में किसके पावर्स मेंशन किए गए हैं। और अब चाहे तो बिल्कुल यहाँ कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझे 11th और 12th शेड्यूल के बारे में, या आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जो है शेयर कर सकते हैं अपने आंसर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ आंसर्स आगे के लिए जो आप जो है बिल्कुल लिख कर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप भेज सकते हैं, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स किया जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो हमारे नीचे नंबर भी मेंशन किया जाएगा तथागत IAS अकेडमी का, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ तथागत IAS का अब तो ऐप भी लॉन्च हो चुका है, तो आप प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए उसे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 5 मार्क्स क्वेश्चन में हम देख लें। राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये राइट्स में भी दिया गया हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में भी राइट टू इक्वालिटी हमारा आएगा, इक्वालिटी आएगा, साथ ही साथ इक्वालिटी प्रीएम्बल में भी आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि इक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। 5 मार्क्स में 50 वर्ड लिमिट्स के साथ, 50 वर्ड्स की लिमिट के साथ आप इसको लिखने की कोशिश कीजिए कि कितने तरह की इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो आप उसको 50 वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर है। और तीसरा लिबर्टी कितने तरह की मेंशन की गई है, ये शायद हमने 3 मार्क्स क्वेश्चन में भी देखा था कि कितने तरह की लिबर्टी मेंशन की गई है, तो आप उसको 50 वर्ड्स के साथ 5 मार्कर्स में भी जो है लिख सकते हैं। तो आप ट्राई कीजिए इसको लिखने का, हम कोशिश करेंगे इसको आगे डिस्कस करें आपके साथ अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इसे ट्राई कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे मेंशन किया, आप उस पर भी इसको सेंड कर सकते हैं। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।